इस वीडियो में आज हम देखेंगे प्राकल्पना के स्रोत कि प्राकल्पना जो अनुसंधानकर्ता बनाता है उसके स्रोत क्या हैं, वो कैसे प्राकल्पनाओं का निर्माण करता है, कहाँ कहाँ से प्राकल्पनाओं का वो निर्माण कर सकता है। तो यहाँ कुछ प्राकल्पनाओं के स्रोत की जब हम बात करें तो प्राकल्पना के स्रोतों का जहाँ तक सवाल है तो हम कहते हैं या कह सकते हैं कि एक अध्ययनकर्ता जब कोई शोध कार्य प्रारंभ करता है तो अनेक स्रोतों से प्राकल्पनाओं का ग्रहण करता है। वह अपनी स्वयं की सूझबूझ, विचारधारा, कल्पना और अपना हम कह सकते हैं कि एक अंतर्दृष्टि या अंतरात्मा के आधार पर भी वो प्राकल्पनाओं का निर्माण कर सकता है। वहाँ इस संदर्भ में, स्रोतों के संदर्भ में लुंडबर्ग ने एक जगह कहा है कि हम एक उपयोगी प्राकल्पना की खोज कविता, साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्रीय साहित्य, मानव जाति एवं कह सकते हैं कि समाज में प्रचलित विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर भी कर सकता है। और गुड एवं हार्ट ने इन समस्त प्राकल्पनाओं के स्रोतों को कुछ भागों में बांटा और कुछ भागों में बांटकर कुछ बिंदुओं के आधार पर उन्होंने स्रोतों का जो वर्गीकरण किया है वो कुछ इस प्रकार का है जिसमें पहला है ये अपने सामान्य संस्कृति। और सामान्य संस्कृति की जब बात आती है तो उनका मानना है कि प्रत्येक समाज की जहाँ तक एक संस्कृति होती है, उन लोगों का एक जीवन जीने का ढंग होता है, एक जीवन जीने का तरीका होता है, जिसमें सदस्यों का रहन सहन, खान पान, वस्त्रों की एक शैली, परिवार, विवाह, नातेदारी, विभिन्न सामाजिक संस्था में आचरण के जो नियम हैं उनमें जहाँ तक एक रूपता पाई जाती है, जो कि उनकी हम कह सकते हैं कि एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करती है। और यही सामान्य संस्कृति ही उनके जीवन जीने का जो तरीका प्राकल्पनाओं के विकास में सहायक सिद्ध होता है। अब सामान्य संस्कृति की जहाँ तक बात करें तो इसको भी, यानी वैसे तो गुड एवं हार्ट ने अलग अलग भागों में बांटा, लेकिन हम अगले बिंदु के रूप में ही यहाँ देखते हैं। पहला इसमें नंबर 2 है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का जहाँ तक सवाल है तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि विज्ञान का विकास और प्राकल्पनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहाँ एक देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि किसी एक विशेष वातावरण को जन्म देती है और वह वातावरण एक विज्ञान का उद्भव, उसका विकास, उनको कह सकते हैं कि प्रोत्साहित या हतोत्साहित करने में भी सहायक होता है। जहाँ तक आधुनिक भौतिक विज्ञानों की जब बात करें, आधुनिक भौतिक विज्ञानों के विकास की बात करें तो हम देखते हैं कि आधुनिक भौतिक विज्ञानों का विकास और जहाँ तक स्वयं समाजशास्त्र का विकास पश्चिमी देशों और अमेरिका में ही अधिक विकसित हुआ है। उसकी तुलना में अन्य देशों की जब हम बात करें तो वहाँ साइंस ने और समाजशास्त्र ने इतना विकास नहीं किया। और उसका कारण ये है कि उन देशों की जो सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है वो भिन्न भिन्न प्रकार की है। जहाँ तक हम अमेरिका और भारत की संस्कृति की पृष्ठभूमि की तुलना करें तो हम देखते हैं कि दोनों देशों में जो निर्मित जो प्राकल्पनाएं हैं
वो भिन्न भिन्न प्रकार की हमें देखने को मिलती हैं। जहाँ भारतीय संस्कृति की बात है वह हमको आध्यात्मवाद, धर्म, सामूहिकता, संयुक्त परिवार, नातेदारी और जाति व्यवस्था आदि से संबंधित प्रकल्पना हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ की जो पृष्ठभूमि है वो उसमें ये तत्व पाए जाते हैं। तो भारत में यहाँ कोई भी प्रकल्पना बने तो वो इनसे संबंधित होगी, इन पर ही आधारित होगी, ये कह सकते हैं हम। और वहीं जब हम पश्चिमी समाजों में को देखें, वहाँ की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को देखें, तो वहाँ हमको व्यक्तिवाद का अधिक बोलबाला दिखाई देता है। वहाँ जहाँ तक है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिवादिता को ही महत्व दिया जाता है। वहाँ व्यक्तिगत सुख का संबंध जो है वो कई बातों से जोड़ा जाता है। वहाँ व्यक्तिगत सुख के हम प्रसंग को लेकर अनेक प्रकल्पना बना सकते हैं। दूसरी ओर भारत में संयुक्त परिवार, जाति प्रथा, छुआछूत, जजमानी प्रथा, पंचायत व्यवस्था आदि को लेकर महत्वपूर्ण प्रकल्पनाएं बना सकते हैं। तो ये एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जैसा कि हमारी संस्कृति, हमारे जीवन जीने का जो तरीका है, हमारा जीवन जीने का ढंग है, हमारी उसमें जो विभिन्न संस्थाएं काम कर रही हैं, विभिन्न प्रथाएं, परंपराएं जो काम कर रही हैं, तो भारतीय समाज की हम जहाँ तक बात करें, हम किसी शोधकार को लेके चलें, किसी सामाजिक समस्या पर हम अध्ययन करना चाहें या समाज का अध्ययन करना चाहें, तो हमारी जो प्रकल्पनाएं होगी वो हमारी इसी पृष्ठभूमि पर आधारित होंगी। वहीं पश्चिमी देशों की संस्कृति भिन्न प्रकार की है, वहाँ की संस्कृति में संस्थाएं भिन्न प्रकार से काम कर रही हैं, वहाँ रीति व प्रथाएं दूसरे प्रकार से काम कर रही हैं, तो वहाँ की जो प्रकल्पना होंगी वो वहाँ की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित होती। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी प्रकल्पना का जब निर्माण किया जाता है तो वहाँ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है उसका। और हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी प्रकल्पना के स्रोत में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगले बिंदु के रूप में यहाँ हम देखेंगे कि लोक विश्वास, जैसा कि विभिन्न समाजों में हम देखते हैं कि भिन्न समाजों में हमें लोक विश्वास देखने को मिलते हैं। प्रत्येक समाज में या संस्कृति में कुछ ऐसी सामान्य मान्यताएं एवं विश्वास पाए जाते हैं जिनकी अभिव्यक्ति जहाँ तक लोग कहावतों में, मुहावरों में, दोहों तुकबंदियों में आदि के द्वारा करते हैं। और ये जो दोहा तुकबंदियाँ हैं, मुहावरे हैं, ये एक अभी यानी हम कह सकते हैं कि वर्तमान में ही प्रचलित नहीं है, ये एक लंबे समय से समाज में इनका प्रचलन होता है और इन्हें समाज के लोग एक सहज रूप में स्वीकार भी कर लेते हैं। लेकिन ये प्रश्न जब उठता है कि ये कहावतें, दोहें, लोकोक्तियों में जो मान्यता हैं ये कितनी सही हैं, तो इसका पता तो जब अनुसंधान करता इस प्रकार की कोई दोहा तुकबंदियों की, मुहावरों की जो मान्यता है, इसको लेकर जब अध्ययन करे तो उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन इतना अवश्य कि हम देखते हैं कि ऐसे लोक विश्वास हैं, लोक मान्यताएं हैं और वे मान्यताओं के आधार पर लोग वहाँ विश्वास करते हैं। उनके हम कह सकते हैं कि सहज व्यक्तित्व का वो एक अंग बन गई हैं और उसके अनुरूप ही वो कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो उनकी जांचने के लिए या हम कह सकते हैं किसी भी समस्या को का अध्ययन जब अनुसंधान करता है और जब प्रकल्पनाओं का जब निर्माण करता है तो उसके प्रकल्पनाओं के निर्माण करने में वो लोक विश्वास भी एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। अगले बिंदु के रूप में हम यहाँ देख सकते हैं नंबर 4 में कि सामाजिक परिवर्तन, जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता है, हम जानते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, निर्बाध रूप से चलती रहती है। तो हम जानते हैं कि कोई भी समाज और संस्कृति स्थिर नहीं है, वो परिवर्तनशील है।
उसमें परिवर्तन होता रहता है। और परिवर्तन होना स्वाभाविक भी है। तो यह परिवर्तन नई नई प्रकल्पनाओं को जन्म दे देता है। यहां एक उदाहरण है, हम लें कि भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में कुछ यदि प्रकल्पनाओं पर विचार करें तो इस प्रकार की प्रकल्पनाएं हमारे समाज में, भारतीय समाज में देखने को मिल सकती हैं कि भारत में ज्यों-ज्यों औद्योगिकरण एवं नगरीकरण बढ़ता जाएगा, संयुक्त परिवार टूटेंगे। भारत में ज्यों-ज्यों औद्योगिकरण एवं नगरीकरण बढ़ेगा, वैसे वैसे भारतीय समाज में जो संयुक्त परिवार जो प्रथा है, जो संयुक्त परिवार जो हैं, संस्था के रूप में काम कर रहे हैं, वे टूटेंगे। ये भारतीय समाज के संदर्भ में एक प्रकल्पना हो सकती है। तो सामाजिक परिवर्तन जहाँ तक है, ये भी एक प्रकल्पना के स्रोत के रूप में काम करते हैं। तो जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे जैसे बदलाव आ रहा है, वैसे वैसे अनुसंधानकर्ता वह अनुभव करता है, जैसा जैसा शोधकर्ता वह अनुभव करता है, देखता है, तो उसको लेके भी वह प्रकल्पनाओं का निर्माण कर सकता है। और हम कहें तो कि शिक्षा के प्रसार के साथ साथ भारतीय समाज में जहाँ तक स्त्रियों की जो परिस्थिति है वो ऊंची उठेगी या उच्च होगी। ये भी परिवर्तन के साथ साथ प्रकल्पना हो सकती है। तो जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों का अनुभव करके अनुसंधानकर्ता अपनी प्रकल्पनाओं का निर्माण कर सकता है या करता है। और यदि हम देखें तो ये भी प्रकल्पना हो सकती है कि प्रजातंत्रीय मूल्यों के प्रसार के साथ साथ समाज में समानता की भावना में वृद्धि होती है। तो ये सभी जो इस प्रकार की जो प्रकल्पना हैं वह सामाजिक परिवर्तन से संबंधित हैं। और इस प्रकार की जो प्रकल्पनाएं जो होती हैं उनमें सामाजिक परिवर्तन एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम करता है। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि वैज्ञानिक सिद्धांत। तो वैज्ञानिक सिद्धांत भी प्रकल्पनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो भी एक स्रोत के रूप में काम करते हैं। कई प्रकल्पनाओं का जहाँ तक आधार है समाज में पूर्व प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत भी होते हैं, और अनुसंधानकर्ता इन सिद्धांतों पर भी कई अन्य प्रकार के सामान्यीकरण करते हैं, और ये सामान्यीकरण ही प्रकल्पनाओं के रूप में ग्रहण कर लिए जाते हैं। जैसे हम देखें कि मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर समाज वैज्ञानिकों ने वर्ग से संबंधित अनेक प्रकल्पनाओं का निर्माण किया। तो यह हम कहते हैं कि जो वैज्ञानिक हमारे जो सिद्धांत हैं, जो पूर्व प्रचलित सिद्धांत हैं, वे भी हमारे प्रकल्पनाओं के स्रोत होते हैं, और प्रकल्पनाओं के स्रोत के रूप में वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और वहाँ अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता वैज्ञानिक सिद्धांतों का अवलोकन करके उनको देखकर, पढ़कर, सोचकर, समझकर उन सिद्धांतों के आधार पर भी कुछ प्रकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। अगले के बिंदु के रूप में है सादृश्यता। सादृश्यताएं भी प्रकल्पनाओं को जन्म देती हैं, प्रकल्पनाओं के स्रोत के रूप में काम करती हैं। क्यों, कई बार ऐसा होता है कि समरूपताएं प्रकल्पनाओं को जन्म दे देती हैं। एक जगह हर्बर्ट स्पेंसर ने जहाँ तक सामाजिक सावयव की जो कल्पना की थी वह जीवों के शरीर की रचना से ही ग्रहण की थी, और उनका मानना था कि एक समाज की जो रचना होती है या संरचना होती है वह एक जीव के शरीर की भांति ही होती है, और वे समाज को एक शरीर की ही भांति मानते थे, ये भी कहा जा सकता है। और उनका कहना था जिस प्रकार से हमारा मानव शरीर है या किसी जीव का शरीर है, किसी एक अंग के प्रभावित होने से संपूर्ण समाज जैसे प्रभावित होता है, ठीक उसी प्रकार से समाज का भी एक अंग कोई प्रभावित होता है तो वो संपूर्ण समाज को प्रभावित कर देता है। तो
जहाँ सदस्यताएं भी हमको देखने को मिलती हैं, समानता हमको देखने को मिलती हैं, समरूपताएं वहाँ देखने को मिलती हैं, तो ये समरूपताएं भी प्राकल्पनाओं को जन्म देती हैं और प्राकल्पनाओं के स्रोत के रूप में अपना काम करती हैं। अगले बिंदु के रूप में हम देखें तो व्यक्तिगत अनुभव। कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी ऐसे होते हैं जो प्राकल्पनाओं को जन्म देते हैं या प्राकल्पनाओं के स्रोत के रूप में वो काम करते हैं। कई लोग जब प्राकल्पनाएं अपने व्यक्तिगत अनुभवों को परिणामों के आधार पर ही बना लेते हैं। जैसे हम समाजशास्त्री लोम्ब्रोस की बात करें तो उनकी एक प्राकल्पना थी कि अपराधी जन्मजात होते हैं, और इस प्राकल्पना को सैनिकों के अध्ययन से संबंधित अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर उन्होंने ग्रहण किया था। एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक का नाम आता है आइजैक न्यूटन का। तो न्यूटन की जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की जो प्राकल्पना जो थी, तो उनका वहाँ व्यक्तिगत अनुभव था। उन्होंने पेड़ से एक सेब को गिरते देखा और सेब को देखकर गिरते देखकर उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि पृथ्वी में कोई ऐसा कोई बल है, ऐसी कोई शक्ति है जो हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो ये हमारे कुछ, या कह सकते हैं कि लोगों के व्यक्तिगत अनुभव होते हैं और वो प्राकल्पनाओं को जन्म देते हैं। डार्विन की जहाँ तक हम बात करें तो उनका मानना था कि अस्तित्व के लिए संघर्ष की प्राकल्पना की उन्होंने बात कर दी थी कि किसी भी जीव को अपने को अस्तित्व को बचाए रखना है, बनाए रखना है, या हम कह सकते हैं कि समाज में जो भी जीव है वह अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता रहता है, और जो जितना संघर्ष करेगा वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होगा, और जो संघर्ष नहीं कर पाएगा वो खत्म हो जाएगा। तो ये इस प्रकार की कुछ कह सकते हैं कि अनुभव के आधार पर बना हुई प्राकल्पना है। एक समाजशास्त्री हुए माल्थस, और माल्थस ने भी जनसंख्या वृद्धि की प्राकल्पना की थी कि यदि इसी गति से हमारे विश्व की जनसंख्या बढ़ती रही तो आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा कि इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी। तो ये सभी प्राकल्पनाएं जहाँ तक हैं वह एक व्यक्तिगत अनुभव, उन्होंने जो अनुभव किया है, उन्होंने जो देखा है, उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला है, उसके आधार पर प्राकल्पना बनाई जाती हैं या बनाती हैं। अगले बिंदु में अंतःप्रज्ञा, या हम कह सकते हैं अंतरात्मा। अनेक प्राकल्पनाओं का आधार मानव की अंतर्दृष्टि और उसकी अंतरात्मा की, हम जो कहते हैं कि आवाज होती है, उससे भी व्यक्ति प्राकल्पनाओं का निर्माण करता है। उस पर भी बहुत सारी प्राकल्पनाएं आधारित होती हैं। कई बार हम लोगों को यह जो कहते सुनते हैं कि मेरा मन ऐसा कहता है, यह उसकी एक अंतरात्मा है, अंतर्प्रज्ञा है, अंतर्दृष्टि है, और इसी अंतर्प्रज्ञा पर आधारित जो उसकी कल्पना है, प्राकल्पना है का हम कह सकते हैं कि कई बार परीक्षण करना तो बहुत कठिन होता है, लेकिन प्राकल्पना के रूप में वो फिर भी कहीं न कहीं अपने कह सकते हैं कि प्राकल्पना के रूप में वो देखी जाती है, क्योंकि उसकी मान्यता है, परिकल्पना है, वह ऐसा मानता है, उसकी आत्मा ऐसा जान रही है, समझ रही है। तो जहाँ तक अंतःप्रज्ञा, अंतरात्माएं भी प्राकल्पनाओं के स्रोत के रूप में कभी कभी काम करती हैं, ये संभव जरूर है, ये संभव है कि उनका परीक्षण करना कठिन अवश्य होता है, लेकिन हम ये कहें कि हर स्थिति में परीक्षण करना कठिन होता है, ऐसा नहीं है। अगले बिंदु के रूप में अनुसंधान एवं साहित्य। कई बार हम
अन्य व्यक्तियों द्वारा जो किए गए जो अध्ययन हैं, उनके जो निष्कर्ष हैं, शोध निष्कर्ष हैं, और साहित्य के आधार पर भी आप प्रकल्पनाओं का निर्माण कर लेते हैं। और यहाँ लुंडबर्ग मानते हैं कि हम किसी कविता, साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्र, नृजाति विज्ञान एवं वर्णनात्मक साहित्य तथा कलाकारों और चिंतकों के मानव के सामाजिक संबंधों पर आधारित सिद्धांतों के आधार पर भी प्रकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो जो हमारे जो समाज में जितने भी अनुसंधान हुए, रिसर्च हुए, शोध प्रबंध लिखे गए, उनकी जो थीसिसें थीं, हमारे समाज में जो मौजूद साहित्य है, उनके आधार पर भी, उनमें से भी हम उनका अध्ययन करके प्रकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में प्रकल्पनाओं के स्रोत पर हमने चर्चा की। इसे आगे वाले वीडियो में हम प्रकल्पनाओं के महत्व की बात करेंगे। धन्यवाद।